देखिएगा। देखिए, कल मैंने आप लोगों के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन रखा था कि हम लोग एसएफएम के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और मैंने लास्ट क्लास में एक म्यूचुअल फंड का आपका चैप्टर स्टार्ट करवाया था। आज इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल के अंदर और अब इनिशियली तरीके से अपन लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल फंड। चलिए देखेंगे अब। देखिए, लास्ट क्लास में जो बातें मैंने आपको बताई थी, एक बार उसको रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का मीडिएटर का रोल प्ले करता है। किसके बीच में? इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में। एक सेकेंड होल्ड करना। चलिए, तो देखिए मैंने आपको बताया है जो म्यूचुअल फंड है उसका रोल क्या है। इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में अपना रोल प्ले करता है, जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके इनडायरेक्ट वे में म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका जो फ्रेमवर्क मैंने आपको समझाया था, वो मैंने क्या बात बताई थी। अब जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, सारी बातें आपको नोट करते चले जानी है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखिएगा, हम लोगों ने क्या समझा। ये है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने क्या बोला? एक ऑप्शन है उसके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसमें करेंगे? शेयर मार्केट में। और दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है कि ये कहां आएंगे? म्यूचुअल फंड में। तो इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकता है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, एक बात। दूसरी पास इतने सफिशिएंट फंड नहीं है जिससे वो डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उसके पास सबसे बेस्ट तरीका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड का काम क्या है? तो देखिएगा, पहले एक बार चार्ट में बना देता हूं, फिर आप कॉपी कर लेना। देखिए, म्यूचुअल फंड का काम क्या है। म्यूचुअल फंड इस पैसे को इन्वेस्ट करता है कहां पर? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटीज में। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया पोर्टफोलियोज में। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो म्यूचुअल फंड का काम क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करता है कहां? इन शेयर मार्केट में। इन शेयर मार्केट में ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज। डिफरेंट सिक्योरिटीज का मतलब पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट करता है वहां से क्या जनरेट करता है वो? रिटर्न। यहां से क्या जनरेट करता है? रिटर्न। और इस रिटर्न को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अल्टीमेटली किसको? इन्वेस्टर्स को। इस रिटर्न को वो जनरेट करता है किसको? इन्वेस्टर्स को। ये पूरी एक फंक्शनिंग मैंने आपको बताई है, जो कि एक म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर प्ले की जाती है। एक बार आप पहले इस फंक्शनिंग को कॉपी कर लेंगे, फिर अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। चलिए पहले अब आप इसको कॉपी कर लें एक बार। कॉपी करते जाओ, मेरे साथ साथ बातों को सुनते भी जाओ। तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करेगा, पर वो ऐसा ना करके म्यूचुअल फंड के पास आता है। म्यूचुअल फंड इन में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इस पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज में शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से रिटर्न जनरेट करके किसको प्रोवाइड करते हैं? इन्वेस्टर्स को। ठीक है। ये बात मैंने कल की क्लास में आपको समझाई थी, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए पहले एक बार आप इसको कॉपी कर लें, फिर इसके बारे में लिखते हैं।
हाँ जी, नोट करने के बाद रिप्लाई करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हम्म। म्यूचुअल फंड का देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो ये सिखाता है आपको कि डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न कितना मिलता है, क्या मिलता है। म्यूचुअल फंड तो एक जरिया है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब इसके अंदर आपको चैप्टर जब पढ़ोगे तब आपको डिटेल समझ में आएगी। एक बार थोड़ा सा वेट करो, सब बातें समझ में आएंगी। चलिए, यहां तक की बात नोट है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, किसी का नोट नहीं हुआ हो तो बता देना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे, अब म्यूचुअल फंड, a mutual fund is trust that pools money of number of investors of number of investors and that money invested by finance professionals finance professionals in capital market under different type of securities, under different type of securities. Example, shares, debentures या and other type of securities, other type of securities। चलिए, क्या बात मैंने लिखवाई, देखेंगे। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का ट्रस्ट है जो कि पूल्स ऑफ मनी, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा जमा करता है, ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा जमा करता है, एंड दैट मनी इन्वेस्टेड बाय फाइनेंस प्रोफेशनल जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं कहां पर, कैपिटल मार्केट में, अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स में, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। एंड आगे लिखेंगे, एंड return generated from these investment distributed among the investors, among the इन्वेस्टर्स के बीच में इस रिटर्न को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो काम है, जो फंडामेंटल तरीका है करने का, वो बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसके कुछ एग्जांपल मैं क्रिएट करूंगा आपके सामने और समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको कुछ टाइम के बाद अभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको एक बार समझा दूं थ्योरेटिकली रूप में, फिर उसके बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेकर चलूंगा जहां पर म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग कैसे की जाती है वो भी बात मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात नोट कर लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। लिखेंगे,
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की वर्किंग का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से उस बात को समझेंगे। देखिएगा, किसी की कोई भी पॉइंट नोट नहीं हुआ हो तो बता देना भाई, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड की वर्किंग होती कैसे है। देखिएगा, देखिए मान लीजिए, क्या नाम है आपका? जय, JAI लिखते हो, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक स्टूडेंट है या कोई एक इन्वेस्टर्स कह लें आप, एक इन्वेस्टर्स हैं जय, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले एक बार समझ लेना, उसके बाद नोट करना, ठीक है। कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जय के पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए और कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाए, कौन से शेयर्स को परचेस किया जाए, इन सारी बातों की नॉलेज नहीं है। और दूसरी मैं बात करूं, फंड की पर्याप्त मात्रा भी नहीं है कि वो एक लार्ज अमाउंट किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो जय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर उनके पास ऑप्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा क्या है? म्यूचुअल फंड के रूप में। म्यूचुअल फंड इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस बात की? कि आप मुझे पैसा दें, इस प्रकार से बहुत नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे और म्यूचुअल फंड जो है इसको शेयर मार्केट में अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, जय जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड को, मान लीजिए मैंने बोला 10 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड करते हैं। किस काम के लिए? कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो आपको कोई भी प्रकार का एक मैं कहूं डॉक्यूमेंट मिलता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? यूनिट। जैसे आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेंगे? शेयर। इसी प्रकार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलते हैं? यूनिट। तो यहां पर म्यूचुअल फंड से जो भी प्रकार का डॉक्यूमेंट मिलेगा इन्वेस्टर्स को, उसको क्या बोला जाएगा? यूनिट्स के रूप में बोला जाएगा। तो म्यूचुअल फंड ने जय जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड लिया है, कितना? 10 लाख रुपए का। और मान लीजिए मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने इशू करे हैं, म्यूचुअल फंड ने कितने? 1 लाख यूनिट्स इशू करे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी है? तो आप इसको डिवाइड देकर के बता देंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपए की एक यूनिट की वैल्यू हो गई। एक यूनिट की वैल्यू जो है 10 रुपए आपके पास आ गई। ये बात आपको मेरी समझ में आती है? मान लीजिए मैंने बोला जय का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बोला 1000 यूनिट्स, और 10 रुपए का अगर एक यूनिट है तो इस प्रकार से टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना कर रखा है? 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर फैसिलिटी क्या मिल रही है। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज के लेने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सारी बातों को समझना है, चाहे मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, पर आप धीरे धीरे सारी बातों को समझेंगे। देखिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप 1 या 2 शेयर परचेस कर सकते हैं, ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या मल्टीपल सिक्योरिटीज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप नहीं कर सकते। बढ़िया ऑप्शन क्या है? इस पैसे को अगर आप 10 प्रकार के शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। 50 शेयर्स में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो 50 शेयर में भी अपना पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो 10,000 रुपए को आप सोचो 50 कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो केवल 10,000 रुपए को। तो ये फैसिलिटी आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर हुआ क्या कि जय ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना था, जिसको उन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू किया। तो अब म्यूचुअल फंड इसको कहां लेके जाएगा? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। 10 लाख को इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैंने कहा एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए एक उन्होंने विप्रो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, एक मान लीजिए मैंने बोला एसबीआई के शेयर्स परचेज किए हैं, और कुछ शेयर परचेस ना करके उन्होंने मान लीजिए कुछ कैश अपने पास रखा है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है,
तो अब ये 10 लाख रुपए जब शेयर मार्केट में लेके गए, तो मान लीजिए मैंने बोला कि 4 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर परचेस कर लिए, 2 लाख रुपए के विप्रो के शेयर्स परचेस कर लिए, और 3 लाख रुपए के एसबीआई के शेयर्स परचेस कर लिए, और 1 लाख रुपए का कैश मान लो इन्होंने अपने पास रख लिया। तो टोटल फंड का अप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 10 लाख रुपए का। बिल्कुल आसान बात है, मैं बिल्कुल बेसिक से बात समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझते जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड ने 10 लाख रुपए लेके के गए और ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस शेयर मार्केट के अंदर कर दिया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए जय या किसी एनी अदर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में किया है, उनको 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फंड की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो अपने यूनिट्स को शेयर मार्केट में जाकर के बेचेंगे या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर के बेचेंगे जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है? तो मैंने आपको बताया ये इन्वेस्टर डायरेक्टली शेयर मार्केट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो वो शेयर मार्केट में जाके कैसे बेचेगा? बेच ही नहीं सकता। तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कि अगर मुझे पैसों की जरूरत कभी भी आती है तो मैं अपने यूनिट्स को कहां बेच सकता हूं? म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर के बेच सकता हूं। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहेगी कि मैंने आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है। अब शेयर मार्केट का मतलब क्या है? शेयर मार्केट में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हर पर्टिकुलर डे के साथ चेंज होता रहता है। आज मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे हैं, कल को हो सकता है वो 4.5 बन जाए, 5 बन जाए, 3.5 बन जाए। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, एक बार मैं अभी बताता हूं हर्ष, 2 मिनट वेट करो। नोट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए 10 दिन के बाद जय म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे अपने 1000 यूनिट को बेचना है और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? ध्यान से सुनना। वो इसकी करंट मार्केट वैल्यू निकालेगी। तो करंट मार्केट वैल्यू मान लीजिए मैंने बोला कि 10 दिन के बाद रिलायंस कंपनी के शेयर की वैल्यू मान लीजिए मैंने बोला कितनी हो गई? 4,25,000 रुपए के माफिक हो गई। विप्रो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए 2,50,000 रुपए। एसबीआई कंपनी के शेयर्स की वैल्यू हो गई मान लीजिए 3.5 लाख रुपए। और कैश तो आपके पास रखा ही है तो उसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं। तो इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी शेयर्स के अंदर किया गया है कंपनी के द्वारा, 10 दिन के बाद उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 लाख, 10 11, 11,25,000 रुपए। तो 11,25,000 रुपए उस शेयर्स की क्या हो गई? करंट मार्केट वैल्यू हो गई। करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से पर यूनिट मार्केट वैल्यू क्या निकल के आती है? पर यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है टोटल 11,25,000 रुपए और कंपनी ने 1 लाख नंबर ऑफ यूनिट्स इशू करे थे, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू मार्केट में कितनी चल रही है? 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से चल रही है। तो अब जो भी इन्वेस्टर 10 दिन के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अपना रिटर्न वापस लेने के लिए जाएगा या अपना पैसा वापस लेने के लिए जाएगा, तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न मिलेगा? हाँ जी, कितना रिटर्न उसको मिलेगा? तो यहां पर जय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो 1000 यूनिट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था जिसकी 10 दिन के बाद मार्केट वैल्यू कितनी है? 11 रुपए 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। इसका मतलब उन्हें 11,250 रुपए की टोटल वैल्यू कंपनी क्या करेगी? रिटर्न कर देगी। तो बड़ी सिंपल सा फंडामेंटल रूल मैंने आपको जो समझाया है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर काम किस तरीके से होता है कि जो भी इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर के जमा करा देता है। म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो शेयर मार्केट के अंदर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हमेशा म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या बात बोली जाती है? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी मार्केट में जो वैल्यू उसकी चल रही होगी
उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से आपको उसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करूं तो 10 दिन में जय ने कितना पैसा कमा लिया, 1250 रुपए का अमाउंट कमा लिया। तो म्यूचुअल फंड की जो भी वैल्यू है वो पर डे के हिसाब से चेंज होती रहती है। मान लीजिए वो 10,000 की वैल्यू आपकी 9,000 की बन गई, तो इसका मतलब लॉस है, बेचो मत, रखे रहो उसको। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए तब आप उसको बेच सकते हो। लेकिन हमेशा ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो कभी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका बेनिफिट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रूल क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आपने इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर मार्केट में ले जाती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देती है। अब उसकी डेली बेसिस पर उसकी क्या निकलती है, पर यूनिट वैल्यू कंपनी चेक करती रहती है कि क्या क्या आ रही है, जिसको बेसिकली फंडामेंटल रूप में क्या बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू। इसको क्या नाम देते हैं, इस 11 रुपए 25 पैसे को मैं क्या नाम दूंगा, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। तो देखिएगा ध्यान से मैं क्या बात बोल रहा हूं, इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है, नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। नेट असेट वैल्यू पर यूनिट इसको बोला जाता है। बात समझ में आती है मेरी? तो कंपनी क्या करती है, डेली बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट की नेट असेट वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट करके रखती है। यानी कोई भी इन्वेस्टर पूरे इंडिया के अंदर जो भी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको किसी भी पर्टिकुलर डे पर अगर अपने पैसे का रिटर्न चाहिए तो वो पर यूनिट जो वैल्यू नेट असेट वैल्यू आई होगी उसके हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट उसका बनता है वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये पूरी फंक्शनिंग मैंने आपको बताई है म्यूचुअल फंड की किस तरीके से काम करती है। अब इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, तो एक बार आपको इस एग्जाम्पल को नोट करना है। पहला वाला एग्जाम्पल नोट नहीं हुआ है, पहले एक बार आप उसको नोट कर लो। एक बार ये नोट करके मुझे एक बार रिप्लाई दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ। उसका बियर क्यों करेगा, म्यूचुअल फंड ने सारा पैसा इन्वेस्टर से लिया है। अब जैसे मान लो क्या हुआ, इन्वेस्टर से 1 लाख रुपए लिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आपने 10,000 रुपए कमाए। किसने कमाए, म्यूचुअल फंड कंपनी ने कमाए। उसमें से वो अपना मार्जिन मनी रोकेगी 1,000 रुपए, 9,000 रुपए बांट देगी। मान लीजिए कोई कंपनी डूब गई, 1 लाख रुपए डूब गए, 1 रुपया भी नहीं आया, तो म्यूचुअल फंड की जो मार्जिन मनी है उसका नुकसान तो है ही, और साथ में इन्वेस्टर्स का टोटल अमाउंट डूब गया। तो जो कमाते हैं मार्केट से उसी में से कुछ मार्जिन मनी रोक करके म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी का भी नुकसान है और उस इन्वेस्टर का भी नुकसान है। ठीक है क्या? देखो इसमें दो बातें आएंगी अभी। जैसे एक सवाल मेरे से क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहले एक बार आप यहां तक की बात नोट कर ली क्या आपने? हर्ष एक बार नोट करते बताओ, फिर मैं इस एग्जाम्पल को ऊपर करूं। यहां तक की बात नोट करके बताओ कि डेफिनेशन नोट हो गई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, पहले एक बार डेफिनेशन नोट करो। चलो एक सवाल पूछा है कि जो भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसकी कोई लिमिट होती है क्या, कि इस टाइम के बाद ही वो रिडीम कर सकता है अपने यूनिट्स को, या कभी भी कर सकता है? ठीक है, देखो दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हालांकि मैं भी डिस्कशन करूंगा आगे जाकर के। एक होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एक होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड का मतलब होता है खुला व्यापार, कोई भी आए कभी भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो है उसमें आप इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, पर जब आपको उसका रिडीम करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और वो भी आप म्यूचुअल फंड से नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में जाकर के रिडीम कर सकते हो। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है ना? हम्म। नहीं बताओ, पूरा अमाउंट हो गया 10 साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहां तक की बात नोट हो गई, अब आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक बार आप नोट कर लें।
यहां तक की बात नोट करके एक बार सभी स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे पहले। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई है। एक बार रिप्लाई कर दो बाकी सभी स्टूडेंट भी। हम्म। डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, हाँ, डेली बेसिस पे आपके पास एनएवी आती रहेगी, नेट असेट वैल्यू आती रहेगी कि पर यूनिट की प्राइस क्या चल रही है। बस, मतलब डेली बेसिस पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मान लो 10 लाख रुपए का, फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड में कर रखा है, तो उसकी डेली बेसिस पर एनएवी के हिसाब से करंट मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको पता लगती रहेगी। 10 लाख की वैल्यू 11.5 लाख बनी हुई है, 12 लाख बनी हुई है, 13 लाख रुपए बनी हुई है, वो आपको पता लगती रहेगी डेली बेसिस पर। हाँ, नहीं जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10,000 रुपये डाले जाते हैं। कई लोग होते हैं जो 10-10 लाख रुपए भी डालते हैं। आपके, हाँ, एक जना डाल देता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, 10 लाख रुपए तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। उस पर्सन का आएगा। हाँ, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करती है, ठीक है, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इंडिया से जब आते हैं ना, तो लाखों करोड़ों रुपए में अमाउंट आता है। ठीक है, उनके पास, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता समझाने के लिए। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो ज्यादातर इन्वेस्टर, कोई छोटा इन्वेस्टर भी होता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर भी होता है। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 10 लाख के हिसाब से उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है वो मुझे अपने अकाउंट पे शो होती रहेगी, उस पर्सन के अकाउंट पे शो होती रहेगी। तो मैंने अगर मान लीजिए कोई ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में, या मान लीजिए जिस एक, मैंने बोला कोई ट्रेडिंग कंपनी है शेर खान, उस पर मैंने अपना अकाउंट बना रखा है और उसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 लाख का, उसके करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 11.5 लाख रुपए चल रही है, तो मुझे पॉपअप होगी वो। अब बाकी इन्वेस्टर्स का क्या अमाउंट चल रहा है वो मुझे थोड़ा ना पता चलेगा, वो तो कंपनी जाने हैं। मुझे तो अपने इन्वेस्टमेंट का पता लगता रहेगा, और उसकी एनएवी क्या चल रही है वो मुझे पता लगती रहेगी। तो जब भी मुझे लगेगा जितना अमाउंट मुझे निकालना है, मैं उतना निकाल करके कभी भी निकाल के जा सकता हूँ। ठीक है ना। चलिए, यहां तक की बात सभी की नोट हो गई है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे की बात ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने बात कर ली इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर मैंने आपको म्यूचुअल फंड की जो वर्किंग है वो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको इसके अंदर आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करता रहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट बात पे आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के इस पूरे बिजनेस के अंदर अपना काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्रिएट कैसे होता है, कौन क्रिएट करता है, कौन इसको संभालता है, कौन इसको मैनेज करता है, कौन इसमें इन्वेस्ट करता है। ये सारी बातें एक प्लेयर्स के रूप में समझते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इस पूरे बिजनेस के अंदर अपना योगदान देते हैं, अपना काम करते हैं। तो चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, players those involved in mutual fund business। म्यूचुअल फंड बिजनेस में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर। एक व्यक्ति होता है जिसको बोला जाता है स्पॉन्सर। देखिए, वैसे मेरे
जो मैं नोट्स आपको भी थोड़े टाइम में प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी बातें डिटेल रूप में लिखी होंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को उतनी बातें समझानी है जिससे हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू कर सकें। हालांकि हर टॉपिक को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि मैं अपनी बुक के अंदर आपको दूंगा, सारी बातें वहां पर मेंशन होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, जिसका काम म्यूचुअल फंड कंपनी को ओपन करने का है, स्टैब्लिश करने का है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट हु established who established म्यूचुअल फंड बिजनेस, जो म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्टैब्लिश करने का काम करती है। बात समझ में आ गई? स्पॉन्सर कौन होता है? सेकंड सेकंड होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एएमसी। एएमसी कौन होती है? एएमसी स्पॉन्सर, एएमसी को मैनेज करने का काम कौन करता है? स्पॉन्सर। पहले स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड कंपनी बनाता है, फिर स्पॉन्सर जो है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करता है। ये एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के अमाउंट को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमा करके देते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेन रोल होता है वो इन असेट मैनेजमेंट कंपनी का होता है, जहां पर फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स के पैसे को डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो देखिएगा, इसमें लिखेंगे एएमसी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट, या इसको बोल दो आप म्यूचुअल फंड हु इन्वेस्ट द मनी invest the money who invest the money in capital market and generate return for the trust and investors। आगे लिखेंगे एएमसी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल professionals who manage the fund, who manage the fund। साथ साथ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सा फंडामेंटल, म्यूचुअल फंड को क्रिएट करने वाला होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर अपॉइंट करती है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, और वो इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टर से पैसा आता है उसको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं। उस रिटर्न को वो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न के रूप में बांटते हैं। इसके बाद तीसरा है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम क्या होता है? ट्रस्टी का काम होता है, ट्रस्टी जो है सेबी के रेगुलेशंस को मैनेज करती है, और असेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात की देखरेख करती है। तो पहले तो आप ऊपर का कंटेंट नोट कर लें, फिर मैं इसके बाद ट्रस्टी के बारे में बात करता हूं। पहले एक बार आप यहां तक की बात नोट कर लेंगे।
चलिए यहां तक की बात नोट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे ट्रस्टी कौन होता है, लिखेंगे ट्रस्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ensure that fund invested by who ensure that fund invested by asset management company in different type of securities in different type of securities in different type of securities ट्रस्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंश्योर दैट, इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट करी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इज इन प्रॉपर मैनर इज इन प्रॉपर मैनर और नॉट प्रॉपर मैनर और नॉट एंड take care the fund of investors and also apply the rules and regulation made by SEBI in म्यूचुअल फंड बिजनेस तो बेसिकली ट्रस्टी के मैंने आपको 3 प्रकार के वर्क बताए, क्या क्या? एक तो इस बात की इंश्योरिटी करना कि असेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर कर रही है वो प्रॉपर मैनर में है या नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखना कि इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न है वो उनको प्रॉपर मैनर में मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और तीसरी बात, सेबी की जो भी गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर प्रॉपरली मैनेज किए जा रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। और तीसरा, यहां पर एक व्यक्ति और काम करता है जिसका नाम है यूनिट होल्डर। तीसरे व्यक्ति का नाम मैंने क्या बोला? उसका नाम है यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर का मतलब कौन? इन्वेस्टर्स, जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे आप, यूनिट होल्डर is the investor who invest their money in share market through म्यूचुअल फंड कंपनी। यूनिट होल्डर कौन होते हैं? जो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। चलिए यहां तक की बात एक बार आप नोट कर लेंगे और बताएंगे। चलिए यहां तक की बात नोट करके अब आप मुझे बता दें कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई आज की क्लास की। कोई बात पूछनी है तो बता देंगे। ऋतिक, नोट होने के बाद बता देना। एक मैंने आपको कल भी बताया था, सेपरेट कॉपी आपको मेंटेन करनी है प्रॉपर मैनर में। जिस तरीके से मैं लिखवाता जा रहा हूं सारी बातों को लिखते जाना है, सारे कॉन्सेप्ट में आपको लिखवाऊंगा। साथ में आपको जो भी मॉड्यूल के और स्कैनर के क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम के, वो भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट कराऊंगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं और 12 क्वेश्चन आपको कम से कम स्कैनर के अंदर है। तो 42 क्वेश्चन इसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेंगे।
जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारी कहानी आप लोग देखेंगे इर्द गिर्द इसी के घूमेगी। एग्जाम के अंदर इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो जो भी कुछ कंटेंट पढ़ना है मॉड्यूल और स्कैनर को पहली प्रायोरिटी पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ओके। पॉइंट ए और बी आपका नोट नहीं हुआ है, देख लो। वो सारी नहीं, उसमें सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो स्पॉन्सर जो म्यूचुअल फंड कंपनी को स्टैब्लिश करता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि वही व्यक्ति जो है वो उसको मैनेज कर सकता है, जिसका एक्सपीरियंस पिछले 10 सालों का हो, वो कम से कम इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन करेगा। वो सारी एक रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो मैं बताऊंगा आपको, वो नोट्स के अंदर मेंशन करूंगा मैं। हाँ जी ऋतिक, नोट होती है बता दो मुझे एक बार बस। चलिए, अब यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई है। तो अब आज की क्लास में एक बार हम इतना ही रखेंगे। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी को लेकर के। चलिए साहब, धन्यवाद।